आप देख रहे हैं पारिजात भारत समाचार। खबर नए भारत की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीते दिन रीवा प्रवास पर आए थे। उन्होंने विंध्य क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेस नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं रीवा में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने 7,500 करोड़ खर्च कर कुंभ मेले में 100 करोड़ यात्रियों के लिए जो व्यवस्था करने का दावा किया था, उसका ये हाल है कि मैं भी कुंभ मेले में शामिल नहीं हो पाया। रीवा से प्रयागराज के सारे रास्ते पर जाम लगा हुआ था। वहीं एमपी व यूपी के प्रशासन ने मुझे कल प्रयागराज नहीं जाने का आग्रह किया था। अब मैं फिर से प्रयास करूंगा कि महाकुंभ मेले में पहुंच सकूं। उन्होंने आगे कहा कि करोड़ों खर्च करके महाकुंभ में श्रद्धालुओं को बुलाया और भूल गए। इलाहाबाद में प्रवेश के लिए लखनऊ की तरफ 30 किलोमीटर पहले से ही ट्रैफिक जाम है। वहीं रीवा रोड की तरफ से गोहनिया में 16 किलोमीटर पहले से जाम है, जबकि वाराणसी की तरफ से 12 से 15 किलोमीटर के जाम की खबरें और वीडियो हैं देखे जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसमें बूढ़े, बीमार, बच्चे सब परेशान हैं। यहाँ धार्मिकता को ही धर्मांधता में बदलकर सत्ता तमाशा देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्येंद्र शर्मा, रीवा। आदरणीय साथियों, हमारे कुंभ मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उत्तर प्रदेश के कि 100 करोड़ की व्यवस्था हमने की है लोगों की यहाँ आने के लिए, और जगह जगह उसको प्रचारित किया गया। लेकिन वो ये बात भूल गए कि 100 करोड़ को वहां पहुंचने के लिए रास्ते, सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज और गाड़ियां वहां कैसे पहुंचेंगी। और उसके बाद फिर वीआईपी कल्चर, मंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं। उस वीआईपी कल्चर में जो लोग स्नान कर सकते थे उसमें भी कमी कर दी। ये तो अब जांच का विषय है कि क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि आज तक कितने लोग की मृत्यु उसमें हुई है, उसकी जानकारी तो कम से कम सरकार को देना चाहिए। लोग कहते हैं एक स्थान पे भगदड़ हुई, कुछ लोग बता रहे हैं कि 6 जगह भगदड़ हुई। मौनी अमावस्या का अपना महत्व है, ये आस्थाएं हैं। मोक्ष मिल जाएगा और हर व्यक्ति मोक्ष चाहता ही है, हम भी चाहते हैं। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि 40 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है यहां से इलाहाबाद जाने। आज मेरी प्रशासकीय अधिकारियों से चर्चा हुई तो उन्होंने यही राय दी है। मैं तो आज जाने वाला था, रेल घाट पे हमारे स्नान का हमने व्यवस्था की हुई थी, कोई वीआईपी के रूप में नहीं, साधारण व्यक्ति के रूप में। मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी मैं साधारण एक व्यक्ति के रूप में मैं पूरे परिवार के साथ मैंने स्नान नहीं किए। अब यही है कि इसमें अव्यवस्था और ना बिगड़े, यही हम यूपी के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। और इसलिए मैं जब आज जाने वाला था, मैंने पता लगाया संभव नहीं है, मैं तो रुक जाता, लेकिन कल से संसद की बैठक फिर शुरू हो रही है तो हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करूंगा कि किसी प्रकार से बाद में स्नान में कर सकूं। देश में मोदी जी के आने के बाद आम, गरीब, मजदूर की बचत, परिवार के बजट में बचत कम होती जा रही है। आज भी मैं गांव में जाता हूं, पूछता हूं भाई मजदूरों को क्या मिलता है, कि साहब 250 रुपये, 300 रुपये। आज से 10 साल पहले भी उनको तो नहीं मिल रहा था। इसलिए साथियों, इस देश में
अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है। जहां $1 में यूपीए सरकार 2014 तक थी, तब 58 रुपए की कीमत थी डॉलर की। और मोदी जी बड़ा जोर शोर से कहते थे, और उनके साथ उनके जितने भी समर्थक हैं, जितने जो बाबा लोग अपने आप को कहलाते हैं, उन बाबा लोगों ने कहा था कि कीमत मोदी को सरकार बनाओ और हम कीमतें कम कर देंगे, और साथ में डॉलर का भाव भी हम बढ़ने नहीं देंगे। आज वो सब मौन है, चुप है। क्यों? क्योंकि मोदी जी पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं। अब बात आती है, आप पूछेंगे साहब असफल हो गए तो दिल्ली में कैसे जीत गए? ये बात वाकई में समझने की है। एक बात मैं शुरू से कहता आया, मुझे दिक्कत इस बात की, जब मैं कुछ बात कहता हूं तो लोगों को समझने में देर लगती है। जब अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अभियान चलाए हुए थे, और हमारे अन्ना हजारे साहब को उन्होंने मुखौटा बनाया हुआ था, तब पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनका समर्थन कर रहा था। तब मैंने कहा था कि ये मुखौटा है, ये भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आए हैं, ये कांग्रेस का जो गरीबी तबका जो कांग्रेस को वोट देता है, उसका वोट बिगाड़ने के लिए आए। और वही सही साबित हुआ। हाँ, ऐसा कि नहीं, हाँ, हमने उनका समर्थन नहीं किया होगा। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पास बहुमत नहीं था। कांग्रेस पार्टी के 8 लोग जीते थे। अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम लोगों ने समर्थन दिया, उनकी सरकार बनवा दी। लेकिन हुआ क्या? पूरे दिल्ली के चुनाव में मोदी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया। शीश महल, पैसा किसका लगा? जनता का पैसा। आप सब हमारा पैसा लगा। और केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी, इसने राजमहल बनाया है। जितना पैसा शीश महल में लगा, उससे 14 पैसा प्रधानमंत्री आवास में लगा दिया है। तो भाई, कांग्रेस पार्टी ने इतनी दिन राज किया, न हमने शीश महल बनाया, न राजमहल बनाया, लेकिन गरीब के लिए, मजदूर के लिए, उस जाति जनजाति के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मध्यम व्यापारियों के लिए हमने योजनाएं बनाई, और जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। आखिर तक जो पुराने मकान थे दिल्ली में, उसी में रहते आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी, इंदिरा जी भी, राजीव जी भी, नरसिम्हा राव जी ने कभी अपना राजमहल नहीं बनाया। बात यही है, ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ। इस बारे में कई चीजें ऐसी हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। एक तरफ, जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे, तो मोदी जी उनका प्रचार करने गए थे कि अब की बार ट्रंप की सरकार। तब तो वो हार गए थे, इस बार वो जीत गए। और जीतने के बाद ये बनाया माहौल, पूरे देश बना कि अब तो मोदी जी के खास दोस्त राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहला आदेश क्या किया कि अमेरिका में जितने भी हिंदुस्तानी हैं जो अवैध रूप से आ गए हैं, उनको हम वापस करेंगे। और साथ में अमेरिका की बनी यूएस मेड डेविडसन मोटरसाइकिल पर आप टैरिफ कम करिए, यानी कि सस्ती मोटरसाइकिल जो अमेरिका की यहां बिके, उस पर उन्होंने प्रभाव डाला। तो मोदी जी ने सबसे पहले तो उसको डेविडसन की ऊपर मोटरसाइकिल पे टैक्स कम कर दिया, टैरिफ कम कर दिया। और उसके बाद अवैध रूप से जिन्होंने प्रवेश किया अमेरिका में, उनको हथकड़ी डालकर वहां की मिलिट्री प्लेन से यहां पर भेज दिया। क्या ये हमारी जवाबदारी, जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारे आखिर
भारतीय तो हैं, अवैध रूप से चले गए ठीक है, लेकिन वहां से सम्मानजनक लाने में क्या दिक्कत थी? कोलंबिया छोटा सा देश है, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है, जिसको भी आप वहां से हटाना चाहते हैं वो हमारा कोलंबिया का नागरिक है, हम उसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप हथकड़ी नहीं डालेंगे। उन्होंने अपने खुद के सिविल प्लेन्स भेजे और उनको वहां दे दिया, और जो माल यूएस से आ रहा था उस पर टैक्स बढ़ा दिया। क्या तुमने हमारे साथ जाति करो, हम तुम्हारी सामान को महंगा करेंगे ताकि तुम्हारा ना बिके। आज पूरे विश्व में ग्लोबल टैक्स वॉर चला हुआ है। सारे देश आज इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनका माल बिके और उन्हें आयात करना कम हो। हमारे भारत में उल्टा हो रहा है, यहां उत्पादन नहीं हो रहा है, चीनी माल आ रहा है और चीनी माल बिक रहा है। अब पतंग का धागा भी यहां नहीं बन सकता, पतंग का धागा भी चाइना से आ रहा है और इतना तेज है कि उसमें तो हाथ कट जाता है और कई लोगों को उसमें मृत्यु भी हुई, एक्सीडेंट भी हुआ है। से बजट की चर्चा शुरू होने वाली है कल से राजद। इस पूरे देश में जो हालात हैं उससे आप सब लोग भी गुजर रहे हैं। मजदूरी बढ़ नहीं रही, वेतन बढ़ नहीं रहा, खर्चे बढ़ते चले जा रहे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में उन लोगों को लाभ दिया है जिनकी आय 80,000 से 1 लाख रुपए माहवार तक है। अब ऐसे कितने लोग यहाँ होंगे जिनकी आय 80,000 से 1 लाख के बीच में है? खुद प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव होता तब भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी चाल बांटना शुरू कर देती है। मेरा हमेशा कहना है, मानना है मेरा कि हमेशा जो सब्सिडी दी जाती है वो चिन्हित करके उन्हीं को दी जाना चाहिए जिनके पास 2 टाइम खाने की व्यवस्था तक नहीं है। लेकिन आज हालात ये हैं कि जिनके पास 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ जमीन है उनको भी 6,000 रुपए साल मिल रहे हैं। जिनके पास पूरी व्यवस्था है उनको भी मुफ्त में भोजन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। तो क्लोजली टारगेटेड होना चाहिए। अब जैसे हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना से 1250 रुपए दिए जाते। मैं कई जगह जाता हूं तो पूछता हूं लोगों से कि उसमें शिकायतें मेरे पास ही आ रही हैं कि जिनको वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन मिल रही है 600 रुपया, उनको नहीं मिल रहा है लाडली बहना, जिनको आवश्यकता। अब आप समझ सकते हैं, विधवा जिसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, बच्चों को पालना है, उसका 600 रुपये में क्या होगा? और ये 300 रुपये मेरे कार्यकाल में हमने देना शुरू किया था, जिसे कमलनाथ जी ने 600 रुपये या 1,000 रुपये का हमारा वादा था। आज तक केंद्र सरकार जो हमने शुरू किया था 300, उसके हिसाब से 300 रुपये आज दे रही है। राज्य सरकार की तरफ से 1 पैसा भी नहीं दिया जा रहा भाया जी। अब क्यों नहीं मिल रहा उस महिला को? दूसरा, ऐसे कई महिलाओं को मिल रहा है जिसमें 1250 की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैंने जहां भी मैं जाता हूं लोगों से पूछता हूं बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, कोई 1,000 बता रहा है, कोई 1,500 बता रहा है, कोई 2,000 बता रहा है। जब मैं उनसे पूछता हूं भाई कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार में कितना बिल लगता था, साहब 100 रुपए भी लगते थे। आज इसका मतलब यह है कि आपने लाडली बहना का पैसा तो दे दिया, लेकिन साथ में बिजली का बिल आपने 1,000-1,500 कर दिया। इसलिए मैं यही कहूंगा
राज्य शासन से और केंद्र सरकार से रेवड़ी सब्सिडी बंटना चाहिए। हमने भी बांटी थी, मुफ्त में बिजली दी थी। किनको दी थी? जो गरीब हैं, जो पूरे तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के पास अनाज नहीं खाने, उनको दी। किसानों को मुफ्त में बिजली दी थी ताकि उनकी लागत कम हो सके। अब किसानों से खुद से पूछ लीजिए कितनी बिजली का बिल आ रहा है, उनसे खुद को पूछ लीजिए कि अब लागत कितनी बढ़ गई है, खाद की कीमतें बढ़ गई। ऐसे हालात में धीरे धीरे परिवार की बचत कम होती जा रही है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। कल मैं बिहारी गया हुआ था, रामकिशोर शुक्ला जी हमारे स्पीकर रहे, हमारे साथ मंत्रिमंडल में, अध्यक्ष जी मंत्रिमंडल में मंत्री जी भी रहे। उनके 2 बेटे 4 दिन के अंदर चले गए। वहां पर मुझे बताया कि वहां बिहारी में 13 डॉक्टर की पोस्ट है, जिसमें केवल 2 डॉक्टर वहां काम कर रहे हैं। और सुरेन, जो कि बहुत ज्यादा उसकी उम्र नहीं थी, हमारी उससे छोटा था, 4 दिन पहले उनके भाई की मृत्यु हुई, 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। वहां अस्पताल में व्यवस्था नहीं, जब अस्पताल में व्यवस्था नहीं तो प्राइवेट में जाते हैं, और प्राइवेट में तो फीस आप देख रहे हैं किस प्रकार की फीस ली जा रही है। हमने लोकसभा में अभी सुना होगा, पूरा भाषण उनका इसी बात पे था। आखिरी बात है चुनाव आयोग। पूरे देश के चुनाव में चुनाव आयोग जो मौजूदा है वो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन उस कमेटी के द्वारा हो जिसमें प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। उनका एक निर्णय, मोदी जी को रास नहीं आया, उनको तो चुनाव आयोग के बिना तो चुनाव नहीं जीत सकते, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट करके कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता, 3 में से 2 एक साथ हो गए तो अकेले विपक्ष के नेता क्या करेंगे? क्या कारण है कि आज मोदी जी विपक्ष के आरोप का भी चुनाव आयोग उसकी उत्तर नहीं दे रहा है? अब आप समझिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में 4.5 साल में बढ़े 38 लाख वोट, और लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के बीच में 6 महीने में बढ़ गए 42 लाख वोट। यानी कि जितने वोट बढ़े नहीं 4.5 साल में, वो 6 महीने में बढ़ा दिए। और ये कौन लोग हैं? एक ही उदाहरण बताता हूं, शिरडी में एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर, 7,000। ये नाम बढ़ कैसे गए? ये कौन लोग हैं भाई? ये कहां से आ गए? तो सबसे पहले तो ये गड़बड़ी करते हैं वोटर लिस्ट में, और ये यहां पर भी होता है। जो हमारे दलित मोहल्ले हैं, आदिवासी मोहल्ले हैं, हमारे अल्पसंख्यकों के मोहल्ले हैं, उनमें से वोट काटते हैं। हमारी कमी हम आज स्वीकार करते हैं। हमारी कमी यह है कि हमारा संगठन, इस बात पर हम लोग चुनाव के समय हमको याद पड़ता है, पहले हम लोग ध्यान नहीं पाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटरों के वोट अलग अलग पोलिंग बूथ पे लिखा रखे हैं, जिससे कि उनको फायदा मिल जाता है और हमारे वोट कट जाते हैं। और कटते भी नहीं है तो एक परिवार रह रहा है इकट्ठा, माता पिता बच्चे बहू सब इकट्ठा रह रहे हैं, बच्चे सब गए बालिग हैं वोट डालने लाए। उनमें से आधा का वोट तो उसी घर में रहेगा और आधा वोट जो है पता नहीं किसी दूसरे मोहल्ले में डाल देंगे। अब बेचारा वो वोट डालने जब जाता है तो साहब वोट ही नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी ने बड़ी सही बात की है
कि आप महाराष्ट्र के विधानसभा में जो वोटर लिस्ट थी वो हमें दे दीजिए और लोकसभा में जो थी उसकी दे दीजिए, और हम उसको फिर जांच करेंगे जिससे कि हो सके एक ईवीएम मशीन की। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि ये मेरा अधिकार है, हर वोटर का अधिकार है, आप सबका अधिकार है। मेरा वोट जहां मैं चाहूं वहां डालूं और उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए, और गुप्त मतदान के मैं पक्ष में हूं। लोकतंत्र में गुप्त मतदान ही होना चाहिए। जिसको मैं चाहूं वहां वोट डालूं और वो जहां मैं वोट चाहूं वो पड़े, दिखे नहीं, हमारे हाथ में हो, ताकि हम उसको देखकर तसल्ली कर ले कि हाँ भाई हमने जहां वोट चाहा वहां गिर गया। अभी क्या होता है ईवीएम में, अरे 7 सेकंड में दिखता, कई लोग तो देख ही नहीं पाते, इतने में गिर जाता है। अरे आपको क्या आपत्ति है, आप 7 सेकंड में गिरा देते हो, आप हमारे हाथ में दे दो मेरे भाई, और हम उसको मोड़कर और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। और तीसरा मेरा अधिकार है कि जहां मैं चाहूं वोट डालूं, जहां मैं वोट डालूं वहां पड़े, और जहां मैं वोट डालूं वो पड़े, और उसकी 100% गिनती होना चाहिए। लोग कहते हैं साहब बहुत टाइम लगेगा, अरे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। काउंटिंग टेबल 14-16 टेबल लगाते हो, अरे 50 लगा दो। आप 20 काउंट राउंड करते हो, ये 8-10 काउंट में क्यों राउंड में पूरा हो जाएगा। ये केवल इस देश में और इसके अलावा केवल 4 और देश है जहां की ईवीएम मशीन यूज हो रही है। बाकी सारी जगह बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर हो रहा है। यूपी में, यूएस में भी कई स्टेट, वहां के जो राज्य हैं, वहां वो जो बटन दबाते हैं कंप्यूटर पे देते भी हैं, तो उसकी रसीद उनको मिलती है। जिस तरह से हम जो मांग कर रहे हैं वो रसीद जाके बैलेट बॉक्स में डलती है और उसकी गिनती होती है। इसलिए मैं और हमारी पार्टी पूरे तरीके से पारदर्शिता चाहती है। लोकतंत्र की बुनियाद है निष्पक्ष चुनाव, और हम उसके पक्षधर हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहता तो पूछिए। जी, देखिए बात यह है, इंडिया गठबंधन जो था वो राष्ट्रीय चुनाव के लिए हुआ था, और वो लड़ाई विचारधारा की थी। इंडिया गठबंधन में कौन लोग थे? जो भारतीय संविधान के समर्थक के साथ साथ वो महात्मा गांधी की विचारधारा के लोग थे, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा के लोग थे, और लेफ्ट के लोग थे, जो इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे के पक्षपात, जो धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में ना करें। इसलिए साथियों, वो गठबंधन राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया था। जहां तक प्रांतीय मुद्दे होते हैं वहां डिफरेंसेस होते ही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के खिलाफ कितना दुष्प्रचार किया था, और आज पूरा दिल्ली इस बात को स्वीकार करता है कि इंदिरा हमारी शीला दीक्षित जी के 3 टर्म 15 साल स्वर्णिम युग था दिल्ली के लिए, जितना विकास हुआ। और अरविंद केजरीवाल जी ने उनको करप्शन करते करते कहा कि हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के प्रकरण उन्हीं के परिवार, उनके ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर लगे। तो इसलिए इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, उसके लिए है। बाकी प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ हम लोग अगर लड़ते भी हैं तो अपनी विचारधारा के आधार पर लड़ते हैं। विचारधारा की लड़ाई जहां तक है, उसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जहां तक मेरी जानकारी अभी। ठीक है। दूसरा आखिरी, आईटी, ईडी और सीबीआई, ये उनका तीसरा हथियार है।
पहला हथियार है धर्मांधता, दूसरा हथियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम, वोटर लिस्ट, और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई। मैं तो दो ही उदाहरण देता हूं मध्य प्रदेश के, और दोनों सीहोर जिले के। एक व्यक्ति पर ईडी का छापा डला, उसे ईडी का अफसर बोल रहा है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, राहुल गांधी भी नहीं बचा सकती। ये परिवार कौन है? जिसने कि उनके बच्चों ने गुल्लक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को दी। उनको कह रहा कि राहुल गांधी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, भाजपा ज्वाइन करो, भाजपा में शामिल हो जाओ। ये ईडी का अफसर साहू, जिसका हमने नाम जब रिपोर्ट की है पुलिस, उसकी वजह से उसने सुइसाइड नोट में लिखा है कि उसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। उस पर मुकदमा आज तक सीहोर पुलिस ने दायर नहीं। दूसरा, एक नकली पनीर बनाने का एक फैक्ट्री चल रही थी, जिसका कि मुझे बताते हैं कि पासवान परिवार से, चिराग पासवान और रामविलास पासवान के जमाने से उनका अच्छे संबंध थे। कई बार उनकी फैक्ट्री बंद भी हुई, फिर चालू हो गई। मैं तो इस बात को कहूंगा कि कांग्रेस में हाँ कमजोरियां हो सकती हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस ही वो पार्टी है जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। हमने कभी संघी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। संघी विचारधारा क्या है? देश में नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और धर्म के नाम पर वोट मांगो। हमारा धर्म ने तो कभी ये नहीं कहा है कि नफरत करो लोगों को। अब तो प्रेम सद्भाव की बात करते आए हैं। सर्वधर्म सभी धर्मों का सम्मान करना, सर्वधर्म संभाव हम लोगों का मूल आधार रहा है। हमारे सनातन धर्म के अंदर नारे भी इसी प्रकार के लगते हैं, सबका कल्याण है, विश्व का कल्याण है। तो साथियों, हमारी आस्था जहां भी है, आस्था रहे, लेकिन उस आस्था को राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म जोड़ता है, राजनीति बांटती है, और बटी हुआ समाज विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब सब लोग मिलकर देश में प्यार मोहब्बत के साथ और संविधान के रास्ते पर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आरएसएस शुरू से कहती रही है कि भारतीय संविधान जो है हिंदू विरोधी है। अरे भाई, कौन सा उसमें ऐसा प्रावधान है, आर्टिकल है जो प्रियम्बल है? वो तो प्रेम और सद्भाव की बात करता है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है। ये कोई हिंदू धर्म के विरुद्ध बात नहीं। तो साथियों, यही सब मैं आपसे कहने आया था।